जमीन में धसी ये बरछी नुमा कीलें, ऊपर तैनात ये सिपाही और सड़क पर रखे गए बड़े बड़े बोल्डर किसानों को रोकने के लिए हैं तैनात। ये तैनाती इस कदर भयानक है कि इसे पार करना भी मुश्किल है। पुलिस ऊपर खड़ी बम, गोले, अश्रु गैस बरसा रही है। राइफल की गोलियां चल रही है। ये पुलिस के साथ कुछ अज्ञात लोग भी हैं जो सादे वर्दी में किसानों पर गोलियां दाग रहे हैं। ये सड़कें सरकार ने रोक रखी है ताकि आम आदमी भी इसे पार ना कर पाए। किसान को रोकने के लिए यह सरकार इस हद तक प्रतिबद्ध है। सवाल है, क्या यह सरकार देश के लिए है? क्या यह सरकार इस देश के पूंजीपतियों के लिए है? क्या यह सरकार इस देश के युवाओं, बच्चों, महिलाओं, पुरुषों के लिए है? आप पाएंगे यह सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए है जो अडानी और अंबानी के नाम से ख्यात है। पीछे चल रहे बम गोले आप देख पा रहे हैं। यह बम गोले किसानों के ऊपर चलाए गए हैं, उन्हीं किसानों पर जिनके अन्न को खाकर इस देश के ये सैनिक जिंदा रहते हैं। इस देश के ये पूंजीपति धन्ना सेठ, मोदी सत्ता जिंदा है। इनका खून पीने की कवायद कर रही है मोदी सरकार। इस धुएं भरे अंधेरे में भी आपको चमकती लाइट दिख रही है जो गोलियों की बौछार है। सोचिए आप कहाँ आ गए। इस देश में जिस तरह किसानों, नौजवानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर लाठी गोली चलाई जा रही है, यह सरकार सवाल के घेरे में है। क्या सवाल उठाने की जहमत आप उठाते हैं? क्या गोलियां खाने की हिम्मत आप में है? अगर हाँ, तो आइए बात करते हैं। आंदोलन के साथ न्यायपालिका खड़ी दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन लिया है मोदी सरकार के खिलाफ, या इसको इस तरह बोल सकते हैं सच्चाई के पक्ष में, उन्होंने जिस तरह से जो बॉन्ड दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जिस पर कि अवैध तरीके से, गोपनीय तरीके से चीजों को दी जाती थी, पैसे को ही, और जिसे नरेंद्र मोदी ने सुदामा को टाका करके संबोधित किया है, सुदामा और कृष्ण का उदाहरण देते हुए। तो मेरा इसी संदर्भ में एक और उदाहरण आया है पंजाब से। पंजाब में जहां ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर चुनाव कराया गया, लेकिन वहां भी 8 बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, अनावश्यक सिग्नेचर करके, साइन करके, चिन्ह लगा करके। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पुराने ऑर्डर को ही, पुराने बैलेट पेपर को ही उठाया है, और ये देखते हुए भी कि मतलब भाजपा में 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो शामिल हो गए हैं, तो ये भी एक नई क्रांतिकारी चीज आई है। तो इन तमाम चीजों में हम देखेंगे कि किसान आंदोलन ने किस तरह से भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें जान डाल दिया है आम जनता के साथ साथ। और यही वजह है कि किसानों पर तो मोदी सरकार लगातार बम गोले का फायरिंग कर रही है, एसएलआर की फायरिंग हो रही है, सेना को सफेद वर्दी में उतार करके फायरिंग करवा रही है किसानों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इसने तंज कसना शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कैसे करता है भविष्य में देखते हैं। हम जानेंगे अपने गेस्ट श्रोता जी के साथ कि ऐसा क्या हुआ है
कि आज किसान और न्यायपालिका एक साथ दिख रहे हैं सच्चाई के पक्ष में। दोस्तों जी, अब आप बताइएगा कि आज की घटना में क्या बदलाव आया है? जो न्यायपालिका जो लुंज-पुंज हो गई थी, हर मामले में मोदी के समक्ष घुटने टेके हुए थी, अचानक उठ खड़ी हुई है, क्या कारण है? रोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत, धन्यवाद मुझे जी, बुलाने के आपका लिए। भी नमस्कार। देखिए, राजनीति में दो धाराएं व्यवस्था के पक्ष और विरुद्ध में हमेशा चलती है। कोई भी कालखंड ऐसा नहीं है जबकि सत्ता के विरुद्ध और सत्ता के पक्ष में दो धाराएं आपस में टकराती नहीं है। एक बहुत बड़े व्यापक परिदृश्य में चीजों को देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में कोई भी समाज या देश पूरी बाकी शेष दुनिया से कटा हुआ नहीं है। मैं जरा कोर इशू को पहले 2 मिनट में एड्रेस कर दूं, फिर आपके टॉपिक पर उसका जवाब मैं देता हूं। हम लोग एक बहुत मुहावरे से परिचित है पिछले 30, 40, 50 सालों से, जिसको कहा जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं की लड़ाई। ये पश्चिमी कुछ विद्वानों ने श्वेत अश्वेतों के बीच की लड़ाई को परिभाषित करने के लिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जुमला छोड़ा था। दरअसल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नहीं होता है। होता क्या है, एक सिविलाइजेशन एक इकोनॉमिक मॉडल का प्रतिस्फलन है। जैसे मान लो कि जो आदिवासी समाज हैं या अफ्रीकन अश्वेत लोगों के जो समाज हैं, तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो व्यवस्था है, इकोनॉमिक संरचना है समाज की, उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये है इंटरडिपेंडेंस, माने एक दूसरे पर निर्भरता। आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता का राग वो गाते हैं जो फासिस्ट होते हैं। समाज में कोई आत्मनिर्भर नहीं होता है। समाज का मतलब ही है अंतर्निर्भरता। जब भी आप अंतर्निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, तभी आप एक तरह से उसी इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं जो लास्ट में चलकर फासिज्म तक आपको ले जाए। इसीलिए पहला उनका एस्पेक्ट होता है इंटरडिपेंडेंस। दूसरा होता है शेयरिंग। जब इंटरडिपेंडेंस होगा तो शेयरिंग होगा, यानी सामाजिक आर्थिक जो संसाधन है उनकी आपस में एक शेयरिंग होगी, आपस में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक बंटवारा होगा। इस बंटवारे के थ्रू से सामाजिक समरसता का माहौल तैयार रहता है। तीसरा जो ये होता है नॉन एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। हम लोग आदिवासियों को, भारत में रहने वाले आदिवासियों की आलोचना कभी कभी इस बात पर करते हैं कि ये कल के लिए कुछ बचा के नहीं रखते। माने हमारा जो एक्विजिटिव अर्ज है, हमारी जो संचय करने का जो प्रवृत्ति है कि बेटे को ये घर दे जाएंगे, बेटी को वो गहना दे जाएंगे, बीवी के लिए इतना बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे, ये सोच ट्राइबल समाज में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनमें संचय करने की प्रवृत्ति नहीं है। वो नेचर के करीब है, वो नेचर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए वो जानते हैं कि जिस तरह से नेचर का पार्ट बनकर हमने जिंदगी गुजारी है, हमारे बच्चे भी तो इसी नेचर से के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपना कर लेंगे, नेचर उनको जिलाए रखेगा, पेड़ फल दे देगा, नदी पानी दे देगी, है ना, हवा दे देगी, पशु पक्षी अपना मांस दे देंगे। ये करते हुए वो लोग जिंदा रहे हैं, इसीलिए उनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं है। चलो, ये एक सभ्यता का एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप क्या है, जो पश्चिमी देशों से हम भी आ रही है, हम भी आए हैं सेंट्रल एशिया जगह से। देखो, वो ठंडे जगहों के प्राणी हैं। ठंडे जगह ऐसे जहां पर कि 8 महीने तक कोई कृषि आधारित एक्टिविटी नहीं होती, लोग घर से निकल नहीं पाते थे, बर्फ में इग्लू में बैठ जाते थे। तो आपने सुना होगा पोलार बियर। पोलार बियर क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले भालू। वो क्या करते हैं, जब 6 महीने
उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में जिस समय सूर्य की रोशनी रहती है, तो वो मछली वगैरह मार के खा के इतना मोटा ताजा हो जाता है कि 6 महीने के लिए वो हाइबरनेशन में चला जाता है। यानी 6 महीने तो उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, अंधेरे में शिकार कर नहीं पाएगा। तो वो अपने अंदर में संचय कर लेता है। संचय करके 6 महीने तक उसी फैट को वो धीरे-धीरे उसको जिला के रखता है। तो ये जो संचय की प्रवृत्ति है, ये विशेषकर उन जलवायु की परिस्थितियों से आई है, जहाँ पर कि साल में 6 से 8 महीने तक आप घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक ज़माने में जिस समय ना बिजली होती थी, ना एयर कंडीशनिंग होती थी, कुछ नहीं होता था। उसमें क्या करता आदमी? तो बाकी 3-4 महीनों में वो संचय करता था। संचय करने के लिए वो लूट-खसोट, हत्या, बलात्कार जो करना है वो करे। लेकिन वो 4 महीने में कोई मरना तो चाहेगा नहीं। उसी 4 महीने में वो क्या करेगा और बाकी 8 महीने के लिए अपना धन, अपना भोजन सब कुछ संचय करके रख लेता था, क्योंकि उन दिनों में वो उसको ज़िंदा रख सके। यहाँ पर देखो, मनुष्य बेसिकली एक प्राणी है जो कि जानवर ही है, तो उसका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है दोनों का एक ही है। चाहे आदमी का हो या चाहे जानवर का हो। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही होता है। चीज़ों को वहाँ से समझनी पड़ेगी। तो ये जब यूरोपियन लोग जब इंडिया आए, जब अफ्रीका गए, जब अमेरिका गए, जब उनका सामना यहाँ के देशी लोगों से हुआ, अफ्रीका में अश्वेत लोगों से हुआ, अमेरिका में रेड इंडियन से हुआ, तो उनकी सिविलाइजेशन और इनके सिविलाइजेशन के जो मूलभूत अंतर है, इस अंतर को मिटाए बिना वो वहाँ पर अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते थे। इसलिए इसको इस इकोनॉमिक फाइट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की फाइट को लोगों ने ग्लानि बोध के चलते अब लोग तो रियलाइज कर रहे हैं 20वीं-21वीं सदी में आकर कि हमने अत्याचार किया था, हमने अन्याय किया था, हमने शोषण किया। जानते तो सब हैं, मानना ना मानना अलग बात है, जानते सब हैं। जिसको कहते हैं ज्ञान पापी, ज्ञान सबका है लेकिन फिर भी पाप किए जा रहे हैं। देख लीजिए महावीर को, हमारे महामानव को, वही करते रहे। वो क्या उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? खूब मालूम, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता। तो अब उसको क्या करना है, उसको उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम का एक जुमला दिया कि हमारी सभ्यता और उसकी सिविलाइजेशन सभ्यता में फर्क है। सवाल है कि आपकी सभ्यता है वो कितना मानवीय है, वो कितना समाज के प्रति संवेदनशील है, इसको भी तो देखा जाएगा ना। तो आपकी सभ्यता जो एक इंफीरियर सभ्यता है, निम्न कोटि की सभ्यता है, क्योंकि उसमें मानवीय संवेदनाओं के लिए, सामाजिक समरसता के लिए कोई जगह नहीं है, उसको आप थोपना चाह रहे हैं उन सभ्यताओं पर जो आपसे हजारों गुना ज्यादा उन्नत है, और आप उसका तिरस्कार करते हैं कि वो जंगल में रहते हैं, वो काले हैं, वो ये है, लाल है, ये है, पीले हैं, ये सब करके आप करते हैं। चाइनीज को येलो मैन कह देंगे, अमेरिकन ओरिजिनल अमेरिकन को रेड इंडियंस कह देंगे, ऑस्ट्रेलिया की सारी जनजातियों को खत्म कर देंगे मारकर, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे थे, वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो चलता, अगर उसको वही मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि दो इकोनॉमिक मॉडल्स के बीच में लड़ाई हमेशा से चलती रही है। अब आप देखो किसान आंदोलन के इस परिप्रेक्ष्य में समझो, आज किसान आंदोलन यहाँ पर क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एमएसपी की लड़ाई नहीं है। एमएसपी दे भी देगी गवर्नमेंट, और एमएसपी पर अगर बाल नहीं उठाएगी, अनाज नहीं उठाएगी, या उसको लागू करने के लिए कानून को सख्ती से लागू कर बिना किए उसको ढीला छोड़ देगी, तो भी तो अदानी जैसे साइलो के मालिक लोग अपनी मर्जी से बाल उठाएंगे। ऐसा हो क्या जाएगा? बात वहां तक नहीं है। देखो जो यहाँ के किसान लीडर हैं, वो भी, उनको भी नहीं मालूम है कि वो दरअसल एमएसपी और इसके बहाने एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है। कभी कभी हम अनजाने में एक बड़ी लड़ाई के साथ जुड़ जाते हैं, ये मुद्दा उठा देते हैं और एक तात्कालिक मुद्दा को सामने लाकर सोचते हैं कि हम जानते ही नहीं है कि हम हमारी लड़ाई का असल क्या है। ये किसान की लड़ाई यही हो रही है क्या? ये जर्मनी में हुआ, ये फ्रांस में हुआ, ये इटली में हुआ। यूरोपियन यूनियन ने अपना संसद बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में जो किया था कि 40% आप ये करो, फर्टिलाइजर को कट डाउन करो खेती में, उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई हो रही है। अब क्या है कि जब 40% फर्टिलाइजर को कट डाउन किया गया तो श्रीलंका में फूड क्राइसिस हो गया।
श्रीलंका उनकी WTO और बिल गेट्स के इशारे पर उस चीज को लागू किया। यही तो श्रीलंका का क्राइसिस है कि 10 रुपए का चावल वहां पर 100 रुपए में बिकने लगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन 30-40% रह गया। तो ये क्या करेंगे, ये फूड क्राइसिस को क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर। फूड क्राइसिस को क्रिएट करने के बाद ये क्या करेंगे कि 100 रुपए के माल को 500 रुपए में बेचने के लिए बाजार को बाध्य करेंगे। तो कैपिटलिज्म तो कहता ही है कि देयर इज नो फ्री लंच। आपके जेब में पैसा हो, जिसको जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, जो एडम स्मिथ का और माल्थस का थ्योरी है। इफेक्टिव डिमांड है क्या? मुझे भूख लगी है, बाजार में रोटी है, लेकिन अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मुझे रोटी की डिमांड है, लेकिन वो डिमांड इफेक्टिव डिमांड नहीं है। इफेक्टिव डिमांड तभी होगी जब मेरी जेब में पैसे होंगे। अभी प्रसंगवश मैं एक बता दूं, बहुत पुरानी बात याद आ रही है। जब 1971 में मैं इंटरमीडिएट में था तो मेरे इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, इकोनॉमिक थ्योरी के प्रोफेसर क्लास में एक क्लास ले रहे थे। उन्होंने इफेक्टिव डिमांड को परिभाषित किया। तो मैंने कहा कि इफ दिस इज योर इकोनॉमिक्स, लेट योर इकोनॉमिक्स गो टू डॉग्स। मैं ऐसे अर्थशास्त्र में विश्वास नहीं करता जहां पर भूख है, बाजार में रोटी बहुतायत में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास परचेसिंग कैपेसिटी परिस्थिति जन्य स्थितियों के चलते और शोषण आधारित समाज के चलते मेरे पास परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा डिमांड इफेक्टिव डिमांड अगर आप नहीं मानते हैं तो यही कहना हुआ कि मुझे आप आदमी नहीं मानते। तो मेरे को तेज प्रताप सिंह, वो प्रोफेसर का नाम था, मुझे आज तक याद है, वो मुंह ताकते रह गए। वो बोला कि लड़के, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन थ्योरी ये कहती है। बोले वो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है जिसका जीवन से संबंध नहीं। ये 1971 की बात है। हम लोग तभी से इस बात को रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट द थिंग। तो अब देखो, अब यूरोपियन यूनियन को बाध्य होकर अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। वहां किसानों की भारी जीत हुई, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, इंग्लैंड में, यूके में। मीन्स डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज मीन्स डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। बाकी जो संस्कार फंस्कार संस्कृति हम लोग कहते हैं, वो किसी देश स्थान विशेष की जलवायु, वहाँ की विशेष समय परिस्थितियां, वहाँ का इतिहास, ये सबसे डिटरमाइन होता है। तो किसानों का जो अभी संघर्ष चल रहा है वो उन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए चल रहा है जिसमें कि उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। हम लोग कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत, हम लोग कहते हैं ना शहरी भारत वर्सेस ग्रामीण भारत। ये क्या चीज है? ये तो दो अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स ही हैं। और है क्या बेसिकली? शहरों को, जिसको हम लोग सुविधाएं कहते हैं, सुविधा कहते हैं, साधन कहते हैं, ये कहते हैं, वो तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मॉडल है जिसके चलते आपको मेट्रो दिया गया, आपको बड़े बड़े हाईवे दिए गए, आपको मोनोरेल दिया गया, आपको हवाई जहाज दिया गया, हवाई अड्डे दिए गए, ठीक है, जिनकी कमी आपको गांव में दिखती है। तो हुआ क्या बेसिकली? वो इकोनॉमिक मॉडल अलग है, ये इकोनॉमिक मॉडल अलग है, ठीक है। इसीलिए ट्रैक्टर को टैंक बोलने में भी हमारी गोदी में दिया चुकती नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना कट गए हैं जमीन से, उनको ट्रैक्टर में भी टैंक दिखता है। समझ रहे हो? तो देखो कहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि शहरी बच्चा तो ट्रैक्टर देखा ही नहीं। अब ट्रैक्टर देखने से विशाल का है, उसको लगता है कि घर 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 करते हुए क्या आ रहा है, हो सकता है हमला कर रहा है, मतलब एक साइकोलॉजी क्रिएट किया जा रहा है, फोबिया क्रिएट किया जा रहा है। खैर वो एक अलग इशू है। हम मुद्दे पर आते हैं कि किसान आंदोलन के साथ सुप्रीम कोर्ट का आपका सवाल था, सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है। देखो, जो कॉम्प्रोमाइज जुडिशियरी जो है ना, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जिस संविधान की रक्षा की बात हम लोग बार बार कहते हैं, जिसके लिए संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट भी लॉ कोर्ट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, हाई कोर्ट भी लॉ कोर्ट्स उसी तरीके से है जो सुप्रीम कोर्ट है। इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्तियां, हाई कोर्ट के पास असीमित शक्तियां नहीं है ना। कुछ सेक्शंस हैं, प्रोविजन, जिसमें असीमित शक्तियां, जिसमें सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक दिन में केंद्र सरकार को बर्खास्त भी कर दे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये शक्ति भी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। ये अलग बात है कि इसका प्रयोग डेमोक्रेसी में नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में हुआ है।
हाँ, साथ ही साथ पाकिस्तान में। ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ये चीज हुआ है, इसीलिए भारत में भी देर सवेरे ऐसे होने की संभावना हमेशा बनी हुई है। एनीवे, तो सुप्रीम कोर्ट जिस संविधान की रक्षा की बात करता है, वो संविधान तो खुद ही बुर्जुआ पूंजीवादी शोषण आधारित समाज की आधारशिला है। हम्म, वो है क्या? उसमें क्या है कि लोकतंत्र का वहम, उसका भान, उसको बनाए रखने के लिए कुछ संवैधानिक संस्थाएं हुई हैं, जिनके खात्मे होने पर क्या होगा कि लोगों के मन में न सिर्फ न्यायपालिका के प्रति विश्वास उठ जाएगा, बल्कि हमारे संविधान के प्रति भी विश्वास उठेगा। इनकी पीड़ा वहां पर है। ये न्यायपालिका पर विश्वास उठने तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, और कर ही रहे पिछले 10 साल से, क्योंकि इनका हर फैसला तो न्यायपालिका पर से विश्वास उठाने वाला ही हुआ है, कानून पर से विश्वास उठाने वाला ही हुआ है। लेकिन अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे ब्लैटेंट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, संविधान का खुला उल्लंघन जिसको कहते हैं, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टैंड नहीं लेती, तो लोगों का इस संविधान पर से भी भरोसा उठता, सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं उठता। और यही डर चंद्रचूड़ को सता रहा था, इसलिए उसने ये जजमेंट दिया है। देखो, व्यवस्था को तो बनाए रखनी है हर हाल में, क्योंकि जब व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो वो खुद कहाँ रहेंगे, वो अच्छा, न्यायपालिका कहाँ रहेगी? इसमें इसमें एक चीज, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट और किसान आंदोलन एक साथ दिख रहा है लगभग, और इस अन्याय के खिलाफ में, तो जिस तरह से किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने बैरिकेड लगा दिए हैं, कीलें गाड़ दिया है, एसएलआर की राइफल से गोलियां बरसा रहा है, ड्रोन से बम गिरा रहे हैं, और सफेद वर्दी में सिविलियन में पुलिस सेना को तैनात करके बाकायदा फायरिंग करवा रहे हैं। तो इन परिस्थिति में किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या इस बात की संभावना दिखती है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कल जो नरेंद्र मोदी ने जाकर स्पीच दिया है, जिसमें वो अपने आप को कृष्ण, बेईमान पूंजीपतियों को सुदामा, उनके द्वारा दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे को सुदामा की पोटली में रखी हुई वो आटे की भूसा के लड्डू के बराबर वो कंपेयर कर रहे थे, इनडायरेक्टली अपने को कृष्ण बता रहे थे। अब क्रिमिनल भी कृष्ण होने लगे तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जगह पर है। तो और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, तो सुप्रीम कोर्ट की संस्थाओं की असंवेदनशीलता, असहिष्णुता पर जो बात कर रहे थे, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? जी। ये तो राज्यसभा में इनके पास कुछ है नहीं, नहीं तो ये तो महाभियोग लाकर कब का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा देते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है क्या? उसको तो जहां बोलो वहीं साइन करेगी। कठपुतली है वो, बिल्कुल। कठपुतली है, इसलिए ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसीलिए तो ये 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात नहीं समझ में आ रही इनके मंशा क्या है। ये राज्यसभा और लोकसभा पर संपूर्ण नियंत्रण करके इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि थोड़ा सा भी अगेंस्ट में हो, उसके अगेंस्ट में महाभियोग लाकर उनको हटा सकते। ये मंशा तो है, मैं लेकिन आपका यह होगा ध्यान पेश करूंगा जस्टिस लोया की किस तरह हत्या इन्होंने किया है। और मेरे पास एक खबर आई थी, मैं थोड़ा सा जोड़ दूं इसमें आपके प्रकरण में। मेरे पास एक खबर आई थी मेरे सूत्रों के हवाले से, कि जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा था, तो उस समय जस्टिस तरुण गोगोई थे, सीजीआई। तो मुझे खबर जहां तक मिली है, जस्टिस तरुण गोगोई के परिवार को असम में बाकायदा राइफल के नोक पर रखा गया था कि बिल्कुल अगर सही है। तुम हमारे पक्ष में नहीं दोगे, अगर तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, आतंक, और बोल दिया जाएगा किसी ने मार दिया, आतंकवादी मार दिया, कुछ भी मार दिया। तो इस बिल्कुल तरह सही खबर। से आतंकित करके सीजीआई को मतलब इन्होंने फैसला पक्ष में दिलवाया है। मेरा सवाल यहाँ रहेगा सुब्रतो जी, कि आखिर जब लोया मारे गए, जस्टिस तरुण गोगोई जो कि एक वोकल सीजीआई थे बने, क्योंकि उन्होंने चार जज जो बाकायदा प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक थे। तो ऐसे लोगों को जब डरा दिया गया, तो आखिर क्या रीजन है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सीजीआई इतने कठोर फैसला ले रही है? देखो, सीजीआई कठोर फैसला क्या ले रहा है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर मैं जरा से चर्चा कर दूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला कब आया? जब भाजपा के खाते में सारा चुनावी चंदा इकट्ठा हो गया। अब किन की बारी थी? विरोधी दल
चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो अब चुनावी चंदा लास्ट डिच एफर्ट में इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी समय चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित किया गया। साथ ही साथ तुम देखो कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब अब परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुख्य विपक्षी पार्टी को आगे चुनावी बॉन्ड से थोड़ा बहुत पैसा लेने में जो चांस बन रहा था उसकी संभावना को काट दिया। दूसरी तरफ सरकार ने, मोदी सरकार ने आईटी रेड के बहाने कांग्रेस के खातों को सील कर दिया। इसको कहते हैं हंटिंग इन पेयर, जोड़ी बनाकर शिकार करना। मैंने फेसबुक पर लिखा था, जो लोग तथाकथित हिंदी जगत के बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, तथाकथित, है ना, जो राजनीतिक इतिहास का की समझ तो बहुत रखते हैं, लेकिन उसके साथ जो राजनीतिक फिलोसॉफी है उसकी कोई समझ नहीं रहती है, या रहती भी है तो वो खुलकर बोलने में डरते रहते हैं, डरपोक सब है। मैं तो बोल ही देता हूँ, तो क्योंकि मेरे श्रोता कम है, उनके श्रोता बहुत बड़े हैं, इसीलिए उन पर नजर लगी रहती है। एनीवे, तो उन लोगों को बात में ये बात नहीं समझ में आ रही है कि दे आर एक्चुअली हंटिंग इन पेयर द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 3 महीने में चुनावी बॉन्ड उसको मिले या ना मिले इससे, क्योंकि उसने जो पैसा लेना था वो ले चुका है। लास्ट में तो ये कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे दल या मुख्य विपक्षी दल कि हमें कुछ चंदा मिल जाए, उसकी संभावना उसकी पाइपलाइन को काट दिया, उसको काट दिया है। उसको काट दिया। इधर से क्या हुआ कि आपने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो आपके मुख्य विपक्षी दल के आर्थिक स्रोतों पर आपने दोनों ने मिलकर काट दिया। इसमें एक्चुअली ये हुआ है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। आप कभी मत सोचिए कि ये बहुत रेडिकल फैसला है। आने वाला है ना 13 तारीख, आप देख लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव कितने लिस्ट देगा सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल नहीं देगा, मैं आज बताया था। वो 3 महीने का टाइम लेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिया, सेबी के मामले में दिया ना। अगर आप क्रांतिकारी और रेडिकल एंड बोल्ड स्टेप की बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, ईवीएम मशीन को बंद करके दिखाइए। आप दिखा सकते हैं? नहीं। आप जो कह रहे थे किसान आंदोलन में सड़कों पर कीले गाड़ दिए, कि हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जवाब मांगकर हरियाणा गवर्नमेंट से हरियाणा हाईकोर्ट चुप हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती? क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि जनजीवन को सामान्य करने के लिए, सुचारू रूप से ढंग से चलने के लिए, नागरिकों के आने जाने के अधिकार के लिए, प्रोटेस्ट के अधिकार के लिए नागरिकों के पक्ष में खड़ा रहना और इसके लिए यथासंभव प्रयास करना, ये कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है उस पर, या कहेगी? तो कुछ नहीं कहेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मोदी के सपोर्ट में ही इन्होंने एक फैसला लिया है। 100%। मिलना था तो मिल ही गया भाजपा को। आप कभी मत भूलिए, मिले। आप कभी मत भूलिए कि चंद्रचूड़ उन 4 जजों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर पर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक फैसला दिया था, जो टाइटल सूट को जनभावना से जोड़कर दूसरे की जमीन को दूसरे के पास कानूनन शिफ्ट किया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कब का जज लॉयर हो गए रहते अगर इनके विरुद्ध में रहते तो। और आप कह रहे हैं कि किसानों के रास्ते में कील गाड़ दिया, ये गाड़ दिया, वो गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये फासिस्ट। फासिज्म को जिंदा रखने के लिए हमेशा एक एनिमी की जरूरत पड़ती है, वो काल्पनिक एनिमी की, शत्रु को, जिस शत्रु के अगेंस्ट में जनमानस को भड़काकर। अब आप देखो, जितने शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं, सारे के सारे किसानों को गाली दे रहे हैं कि आपके आंदोलन के चलते हमारा आना जाना अवरुद्ध हो रहा है। सच्चाई क्या है? सरकार ने सड़कों पर बैरिकेडिंग की है, कील गाड़ी है, इसलिए आपका आना जाना अवरुद्ध हो रहा है। आप सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं बात करते? सरकार ने वादा खिलाफी की, इसलिए किसानों को आंदोलन पर आना पड़ा दोबारा। तो सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप सिविल सोसाइटी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उच्च मध्य के हैं, लाखों की सैलरी है, पैकेज है, करोड़ों की सैलरी है। आपकी राजनीति को सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? आपने क्यों नहीं उठाया किसानों का मुद्दा? आपने सरकार की वादा खिलाफी के अगेंस्ट में एक शब्द भी कहीं क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं आंदोलन किया?
एक लड़की के हत्या के बलात्कार पर सिविल तथाकथित सिविल सोसाइटी मोमबत्ती पैरेड निकालकर जंतर मंतर पर रोष पहुंचती थी। याद है वो जमाना? कहाँ है वो सिविल सोसाइटी आज? वेयर इज द सिविल सोसाइटी? इसलिए तो मैंने कुछ दिन पहले कहा, बुर्जुआ लोकतांत्रिक पूंजीवाद में सिविल सोसाइटी का मतलब परस्त, मौका परस्त, स्वार्थी दलाल लोगों की एक बेशर्म भीड़ है जो हमेशा व्यवस्था के साथ खड़ी रहती है, और उसका विरोध जो होता है वो सिर्फ मोमबत्ती के प्रतीकात्मक विरोध तक ही सीमित रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो आज जब जी किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान जब सुब्रतो आज जी अपनी लड़े, तो उसके अगेंस्ट उसके साथ कौन सुब्रतो खड़ा? जी सुब्रतो जी ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि सिविल सोसाइटी सोसाइटी को स्टिमुलेट कर दिया गया है किसानों के खिलाफ ही लड़ने के लिए। दानाशाही जबकि उसको गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है, किसानों के मामले पर बोल रही है या हो रही है। मेरा आपने एक सवाल उठाया था यहाँ पर कि ईवीएम का मामला, और अभी भारत में बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं या दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं। ये लोग ईवीएम के सवाल लेकर के पूरा प्रतिरोध कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ या बैलेट पेपर लाओ देश बचाओ, इस टाइप का स्लोगन दे रहे हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा था कि ईवीएम से तो चुनाव हो रहा, समझ में आया कि मतलब वोट का मैनिपुलेशन होता है। लेकिन पंजाब में जो मेयर के चुनाव, जिस छोटे से चुनाव में जिस तरह से दिखा, बैलेट पेपर को पर ही किया गया, लेकिन उस पर भी पेन लगा करके उसको इनवैलिड करा दिया गया। तो ये ईवीएम ला हटा करके भी और ईवीएम और बैलेट पेपर ला करके भी क्या हासिल कर लेंगे अगर हमारा जो चुनाव आयोग ही बेईमान अगर हो तो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको इसको बिंदुवार जवाब दे देता हूँ। देखिए, चुनावी प्रोसेस की पारदर्शिता के रास्ते में ईवीएम एकमात्र रोड़ा नहीं है। आप समझ लो इस बात को। अगर मान लो कि ईवीएम को बिना हटाए 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान कर दिया जाए, तो ईवीएम रहते हुए भी चुनाव पारदर्शी हो जाएगी, धांधली नहीं होगी। ये चीज फासिस्ट लोग जानते हैं अच्छी तरह से। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ईवीएम हटाए या ईवीएम रहे, वो फिर भी चुनाव जीत देंगे। कैसे? क्योंकि चुनावी पारदर्शिता को मेंटेन करने की दूसरा स्टेप है आपका वोटर लिस्ट। अभी अभी जब वोटर लिस्ट की धांधली पकड़ी गई तो चुनाव आयोग ने कहा कि 1,66,00,000 मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं का नाम हमने सूची से हटा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता लगता है कि कोई मतदाता मर चुका है? क्या चुनाव आयोग हर जिले, शहर, गांव, पंचायत के डेथ एंड बर्थ रजिस्टर के ऑफिस से कनेक्टेड है? कैसे पता चलेगा कि सुब्रतो चटर्जी तो आज वोट देकर आया है, अगले इलेक्शन तक जिंदा था कि नहीं? इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्रसंगवश मैं आपको बता दूं कि मेरे जैसे आदमी के पास पिछले 2 चुनावों से कोई वोटर कार्ड नहीं है मेरे पास। मैं जब भी अच्छा। गया हूँ लेने, हाँ, मेरा नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं है। मैं दूसरे की बात क्या करूँ, गांव देहात की बात क्या करूँ, मेरे पास ही नहीं है। अरे इट्स अ फैक्ट, आई कांट शो माय वोटर कार्ड टू एनीबॉडी, आई डोंट हैव माय नेम इन ऑन द वोटर लिस्ट। नहीं है, 2014 तक था, उसके बाद से नहीं है। तो बात मतलब ये खत्म। कि आपके वोटर कार्ड जैसे मतलब हटा दिया गया क्योंकि लगता है उसको कि आप वोटर चुप रहे थे, कार्ड, वोट करके हटा दिया नहीं गया। नहीं, वोटर कार्ड तो कभी था ही नहीं, वोटर लिस्ट से ही नाम गायब। इसके लिए नहीं, इससे 140 करोड़ की जनता में मेरे को टारगेट किया गया, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, हजारों लोगों को मैं जानता हूँ। जी आप तो एक ऐसे, उदाहरण बता रहे हैं, बल्कि हजारों मैं लोग एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। आप क्या जी करोगे कि मुस्लिम इलाके के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दोगे? आपके पास तो ईवीएम की सहायता से और इस चुनावी मॉडल की सहायता से हर घर में कौन किसका वोटर है इसके भी डेटा आपके पास उपलब्ध है। चुनाव आयोग आपका है, आप वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर दोगे। चलो, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, और बैलेट पेपर में विरोधी दल के वोटिंग पैकेट्स जो है, वहां के लोगों के 50% के नाम ही गायब है। क्या कर लोगे? मध्य प्रदेश के चुनाव में 350 कंप्लेन चुनाव आयोग में दिया गया रिगार्डिंग वोटर लिस्ट, रिगार्डिंग ईवीएम, रिगार्डिंग ये। चुनाव आयोग ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की, और उसने मध्य प्रदेश इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इसका।
बिना उसके कंप्लेन को निराकरण किए हुए आप चुनाव के परिणाम को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये है नियम, ये है कानून। लेकिन चुनाव आयोग ने किया ना, भाजपा को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। क्या हुआ उस कंप्लेन का? कोई आज पूछता है? आप देखो, सत्ता के पास बड़ी ताकत होती है, और सत्ता क्या करती है जब बेईमान होती है, जब वो ठान लेती है कि आपको बेवकूफ बनाना है, आपके अधिकारों का हनन करना है, तो वो हजार रास्ते ढूंढ लेती है। ये सारी चीजें बैलेट पेपर और ईवीएम हटाने से, बैलेट पेपर आने से नहीं खत्म होगा। इनके लिए इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को इतनी तरीके से लोगों को लामबंद करना पड़ेगा कि कहीं धांधली का चांस ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए, वहां से आप घर घर में सर्वे करना शुरू कर दीजिए। राजनीतिक दल हर एक घर में जाकर सर्वे करे, अपने लोगों को भेज कर आपका नाम चुनाव लिस्ट में है कि नहीं, वोटर लिस्ट में बात आ जाएगी सामने। तब उसको लेकर लड़ाई करे। मान लो एक मोहल्ले में 500 आदमी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो 500 लोगों को सड़क पर उतारे, हर मोहल्ले से कुछ ना कुछ उतारे। ये करके आपको मैक्रो लेवल पर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मादा किसमें है? समझ ही नहीं है मादा कहां पर आएगा, है ना? तो ये बेवकूफ बनने के लिए पैदा हुए हैं, और जो बेवकूफ बनने के लिए पैदा हुआ है उसको तुम बुद्धि नहीं दे सकते। समझ गए? तो ये लोग वही हैं। ये क्यों क्यों ऐसे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये वही बुर्जुआ पूंजीवादी लोकतंत्र के संविधान के पक्ष में खड़े हैं, जिसको बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल भी होंगे, अपने को कम्युनिस्ट भी कहेंगे। दोनों कैसे हो सकता है? अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आप उसको बचाने की लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप फासिस्ट ताकतों जैसा संविधान को मिटाने की लड़ाई में भी शामिल नहीं रहेंगे। आप नया संविधान बनाने का विजन लेकर आए, वो है आपका क्रिएटिव एंड पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेप। तो चलो, वो तो बड़ी दूर की कौड़ी है यहाँ पर। लेकिन जो कांग्रेस है, राजद है, ये है वो है, जो विपक्षी पार्टी अपने अपने जगह पर है, आप इसको लेकर आंदोलन क्यों नहीं करते? वो ईवीएम हटाए ना हटाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। लेकिन वोटर लिस्ट में सही तरीके से नाम है कि नहीं, और नहीं है तो क्यों है, इसके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाना, स्थानीय चुनाव आयोग के अधिकारियों पर बनाना, डीएम पर दबाव बनाना, ये तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। ये आप क्यों नहीं करते? ये लालू तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है, तेजस्वी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये नारा देने से हो जाएगा? क्या करोगे ये साथ में रहकर? ये बहुत बड़ा मामला है जो आप बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से ही नाम गायब कर देना उन लोगों का जो कि लगता है उसको है कि हमें ये वोट नहीं करेगा। हाँ तो हाँ। ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी है जो बार-बार कई बार प्रकाश में आता भी रहता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं होता है। वह पार्टी भी नहीं करती है जिसका कि वो वोट लेना है, दे देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है। जिस दिन चुनाव होता है, उस दिन विपक्षी दल के वोटरों को आने ही नहीं दिया जाता है बूथ पर। क्या यूपी में हम लोगों ने नहीं देखा है कि किस तरह से मुस्लिम वोटरों को आने से रोका गया? कौन सा आंदोलन छेड़ा समाजवादी पार्टी ने इसके विरुद्ध? जी। तो योगी से लड़ाई क्या विधानसभा में जाके योगी को गाली दे देने से हो जाएगा? योगी क्या है? मुख्यमंत्री है, वो वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के हेड है। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो खामियां हैं, उनको उजागर करके उसमें सड़क पर आपको लड़ाई करने का मादा आप में नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? यात्रा निकाल कर ये करके वो करके? ये शोषाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। फासिज्म का विरोध आपको सड़क पर उतर के इस तरह से किया जाता है। चलो, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हो, वो भी आप कहा कर रहे हो, तुम देखो। अरे तुम लड़ाई में कहा हो? तुम तो लड़ाई में हो ही नहीं, भाषण के आगे, रैली के आगे। ये लड़ाई में होना नहीं होता है। लड़ाई में होना होता है वहां जहां पर के आपके वोटर का आता है, वहां पर लड़ो। जहां इसमें नाम काटा जाता है, वहां पर आप लड़ो। आप एवरी स्टेप पर लड़ो। जहां पर आपके वोटर की बात नहीं, अगर बीजेपी के भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसके लिए भी लड़ो। तब आपको समझेंगे कि आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्योंकि जनता देश की होती है, न सीपीएम की, न राजद की, न तृणमूल की। अब जनता की लड़ाई, जनता का कौन सा हिस्सा भाजपा के लिए है, कौन सा हिस्सा कांग्रेस के लिए, कौन सा ये 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 दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण कहा है आपने। नाम काटना और नाम होने के बाद भी अगर वो आते हैं वोट डालने के लिए, तो वहां पर आने नहीं दिया जाता है, गिराया नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, बाकायदा पुलिस फोर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ये भी देखा करते गया हैं? है। इसका मतलब क्या होता है? क्या हाथ बढ़े हुए हाथ वो तुम्हारे गर्भान तक पहुंचेंगे? सुब्रतो जी, एक चीज मतलब समझ में ये आ रहा है आपकी बातों से कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले बार भी चला था, तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना नया चेहरा बनाया है इस समय में, तो किसान आंदोलन के ताप से जनता के सामने एक्सपोज ना हो जाए पूरी तरह तरीके से, इसलिए इसने कुछ बस नाटक किया है। बस इतनी सी बात, ये बस ये इतनी सी बात, बात है। मैं मुझे इससे याद है, ज्यादा कुछ नहीं। जी, पिछले बार भी जब चुनाव किसान आंदोलन चल रहा था, तो कोई सुप्रीम कोर्ट में गया था किसान आंदोलन को मामला लेकर के, किस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसे किसान को, महिलाएं क्या हो, औरतें क्यों है, बच्चे क्यों है, घर जाओ, इनको इनको वापस जाने बोलो। तो हाँ, इसमें जवाब आया, इन्होंने दिया भाई जो गया था उनको बोलिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं है, हम क्यों हटेंगे यहाँ से। हाँ, महिलाएं बोली हम क्यों जाएंगे, मेरे पति मेरे बच्चे यहाँ पर है, हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो हम्म, ये इस कारण फिर सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया। तो हाँ, ये बिल्कुल आपका करेक्ट लग रहा है कि जो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस ताप के डर से जब तक हम एक्सपोज ना हो जाए, उन्होंने ये किया है। अगर ऐसा ना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल सकती थी कि भाई तुमने किले जो गाड़ी है, तुमने जो बम गिराए हैं, तुमने सेना इसका इस्तेमाल किया है, इसको बंद करो। दिल्ली क्रिमिनल उसको प्रोसीडिंग चलनी चाहिए इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलानी चाहिए। इट इज ए ये क्राइम टू वायोलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें जीने का, जो हमें व्यापार करने का, जो हमें देश में कहीं से कहीं जाने का आबाद अधिकार देता है। अब किस अधिकार से किले ठोककर साधारण जो किसान आंदोलन है उसको छोड़ दीजिए, जो साधारण आदमी नौकरी करने जाता है उसकी उसकी परेशानी समझिए। मुझे मालूम है, मेरे मित्र का एक हॉस्पिटल है टिकरी बॉर्डर के पास दिल्ली में, बहादुरगढ़ में। पिछला जो किसान आंदोलन 1 साल का हुआ था, 1 साल तक उसके हॉस्पिटल में ना मरीज आ पा रहे थे, ना डॉक्टर आ पा रहे थे। वो आदमी बैंकरप्ट हो गया, वो आदमी 100 करोड़ के लॉस में चला गया। जो जिस हॉस्पिटल का टर्नओवर 100 करोड़ होता था, वो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर घट के 2 करोड़ रुपया हो गया। किस लिए हुआ? तब वो क्रिमिनल सेस्ट कोई आएगा, जवाब देगा मेरे लिए गया है क्या? जैसे बोला था 750 किसान मेरे लिए मरे हैं क्या? मेरे लिए अस्पताल बंद हो क्या? मेरे लिए मरीज मरे क्या? किसके लिए मरे? किसके लिए मरे? इस तरह के कितने जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं, दो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट में, साइड इफेक्ट में कितने व्यवसाय चौपट हुए हैं, कितने लोगों की नौकरियां छूटी हैं, कितने लोग घर में बैठने को बाध्य हो गए। तो कहाँ गया राइट टू लिव? वेयर इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? वो क्या कर रहा है आर्टिकल 21 को बचाने के लिए? कुछ कर रहा है? आप कहने के लिए संविधान के रक्षक है, चलिए आपका संविधान लाख बुराई से उसी को तो बचा के रखिए। ये भी तो आप नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताया कि ये सरकार जो है चाह रही है कि अब खुद ही सड़क रोकती है और चाहती है जनता ही किसान आंदोलन के खिलाफ हो जाए, जो कि भारत की जनता देखते हैं क्या करती है। शहरी मेरा जनता यही एक कर रही सवाल है, मेरा एक सवाल रहेगा सुब्रतो जी, आपने बात करने के क्रम में एक उदाहरण बताया था, पाकिस्तान का जिक्र किया था। जब आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो मुझे एक चीज याद आया कि पाकिस्तान में एक बार वहां के प्रधानमंत्री ने सीजीआई कोई क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं उनका, उनके खिलाफ जो है अवमानना का आरोप लगा कर हटा दिया था उन्होंने। और चौधरी थे वो, और उन्होंने बकायदा पूरे देश में लोगों को गोलबंद करके जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और नेतृत्व किया उन्होंने, और सरकार को गिरा करके दूसरी सरकार के लिए किया।
तो इतनी इतनी साहस भी भारत की सरकार के पास नहीं है, जो हर सुबह शाम पाकिस्तान के नाम पर गालियां देता है, पाकिस्तान के नाम पर शगुफे बनाता है, पाकिस्तान के नाम पर जोक्स क्रिएट करता है, लेकिन वो भारत की सीजीआई के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ अपने सवाल को रेज कर सके, सरकार सत्ता को खाड़ फेंके, अपने समाजी ताकत को लागू कर सके। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट कितना दूर चलेगी? मैं आपको एक बात बता दूं प्रसन्नवश कि पाकिस्तान की न्यायपालिका और यहाँ तक कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो आर्मी से जुड़ी हुई नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिविल गवर्नमेंट, उनके पास भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय न्यायपालिका से 1000 गुना ज्यादा रीढ़ आज भी बाकी है। अभी 7 दिन पहले की खबर है, हालिया चुनाव में इमरान खान की पार्टी जीत रही थी, उसके अगेंस्ट में जो गड़बड़ी की गई है, इसके विरोध में वहां के चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि मैं इस धांधली का मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ। क्या हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी जो चुनाव आयुक्त जो कि 4 हाथ लंबा दुम हिलाते हुए 5 हाथ लंबा जीभ चाटते हुए फासिस्ट सत्ता की चाटुकारिता कर रही है, उनमें किसी में ये हिम्मत है तो वो कम से कम ठीक है, आप रिजाइन ही कर दो, जिंदगी भर तो कमा लिया इसी सोसाइटी से, इसी समाज से, इसी देश ने आपको करोड़ों रुपया दिया, मान दी, प्रतिष्ठा दिया, इज्जत दी, कुर्सी दी, आप तो समाज को कुछ दो। क्या सिर्फ आप लेने के लिए बने हैं? आपका इस समाज के प्रति, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो पाकिस्तानी ऑफिसर जो अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति समझते हुए रिजाइन करता है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। इनको क्या, ये तो हिकारत के पात्र है। हिफाजत के पात्र बिल्कुल। पाकिस्तान में ही मैंने कई बार देखा है, हम दुनिया ने देखा है कि वहाँ के कई प्रधानमंत्रियों को फांसी पर लटका दिया गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया है, कई लोगों को फांसी पर लटका बिल्कुल, दिया है। परवेज नवाज मुशर्रफ शरीफ को जेल में भेजा को गया। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है, जबकि नहीं हो न्यायपालिका का सकता, नहीं हो सकता, ताकत क्योंकि ये स्वैच्छिक गुलामों का देश है, ये स्वैच्छिक गुलामों का देश है। दे आर वॉलंटरी स्लेव्स। एक होता है गुलामी करवाई जाती है आदमी को चेन में लटका के, एक होता है आदमी जो स्वैच्छिक गुलाम है, जिसको गुलामी करने में इतना मजा आता है। मेरे एक बहुत पुराने टीचर थे, वो मेरे कहते थे, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट ओनली स्लेव्स, दे रेवेल इन स्लेवरी। उनके कहने का मतलब सही था। मैं बाद में जाके रियलाइज किया कि ज्यादातर हिंदुस्तानी सिर्फ गुलाम नहीं है, उनको गुलामी करने में इतना आध्यात्मिक आनंद मिलता है कि जिसकी कोई तुलना दुनिया के किसी रेस से की नहीं जा सकती। और ये बात तो सच होते हुए दिख रहा है। गुलामों को गुलाम बनाना बहुत सहज काम होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है सुब्रतो जी, और आपने हमारे दर्शकों को भी बताया कि ये जो मिसरे गाए जा रहे हैं सीजीआई के समर्थन में कि सीजीआई ने यह किया, सीजीआई ने वह किया, दिवा चंद्रचूड़ ने बॉन्ड पेपर को बैन किया या पंजाब में हस्तक्षेप किया। एक्चुअली ये एक साजिश के तहत किया गया, इसका कोई वास्तविक वजूद नहीं है। कुछ नहीं है, दे आर हंटिंग इन बैग्स। किसान आंदोलन को उभार को रोकने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाया है। बस इसका कोई इतनी सी वास्तविक कोई महत्व नहीं है। ये नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, और भारत की न्यायपालिका सिंबॉलिक को है। सीखना चाहिए। भारत न्यायपालिका को सीखना चाहिए, तो पाकिस्तान की न्यायपालिका से सीखें ये, किस ठीक है, तरह से पाकिस्तान की न्यायपालिका ने एकजुट होकर, खड़े होकर वहाँ प्रधानमंत्री को जेल में डाला, वहाँ प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाया, वहाँ प्रधानमंत्री को देश से निकाल कर भगा दिया। यह एक संवैधानिक ताकत है जिसका इस्तेमाल सीजीआई ने नहीं किया। सीजीआई केवल जनता के आक्रोश को दबाने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रही है। यही इस पूरे मुद्दे की सच्चाई है। सुब्रतो जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। होली आने वाली है, हम फिर बात करेंगे, और नमस्कार। हम दर्शकों से विदा लेते हैं, ये कहते हुए, ये समझते हुए, किसान आंदोलन ही एकमात्र वो ताकत है जो देश को सही दिशा में ले जा सकती है। किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े ना हो, किसान आंदोलन के खिलाफ जो अनगर प्रलाप सरकार या मीडिया चला रही है उससे बचे, और किसान आंदोलन के साथ खड़े हों, क्योंकि वही आपका जीवन तय करेगा, वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। हमारे चैनल को लाइक धन्यवाद। करें, शेयर करें, और जरूरत आप समझें तो हमारे चैनल को आर्थिक योगदान देने का भी प्रयास करें। हमारा बारकोड शामिल है, आगे आप देखेंगे। नमस्कार।